एक औरत ही दूसरी औरत की दुश्मन होती है। यह बात बिल्कुल सही है। बड़े बुजुर्ग के मुंह से अक्सर ये सुनने को मिल ही जाता है। औरत ही औरतों के घर को हमेशा बर्बाद करती है और औरत ही औरत की दुश्मन भी होती है। यह बात बिल्कुल सही भी है। और मैंने भी सिर्फ एक नौकर की मोहब्बत में आकर एक औरत के घर को बर्बाद कर डाला था। यह उन दिनों की बात है जब मेरी नई नई सरकारी नौकरी लगी थी और मैं नौकरी पाकर बहुत ही खुश थी। ऐसा लग रहा था कि मुझे दुनिया की सारी खुशी मिल गई है। सरकारी नौकरी के साथ साथ मुझे सरकार की ओर से एक बहुत बड़ा घर भी मिला था जिसमें ऐशो आराम के सारे सामान मौजूद थे। इस घर में किसी चीज की कोई भी कमी नहीं थी। और तो और घर के साथ साथ मुझे एक सर्वेंट क्वार्टर भी मिला था ताकि मैं अपनी सुविधा के अनुसार अगर कोई भी नौकर रखूं तो उसको रहने की भी जगह दे सकूं। और ऐसा ही हुआ। जब मैंने हरि को अपने घर में नौकरी के लिए रखा तो मैंने उसे कह दिया वो अपने परिवार को भी लाकर यहाँ पर रख सकता है। मुझे कोई परेशानी नहीं है। मेरी बात सुनकर हरि बहुत खुश हो गया था। वह 30 साल का एक खूबसूरत नौजवान लड़का था। जब भी मैं उसे देखती तो एक पल यह भूल जाती वह तो मेरा नौकर है, क्योंकि वह था ही इतना खूबसूरत और हैंडसम। कोई भी उसे नौकर न समझने की भूल कर ही जाता था। लेकिन जब कभी मैं हरि को बहुत ही गौर से देखती तो वह मुझसे नजरें चुरा लेता और मुझे उसकी यह बात बहुत ही बुरी लगती थी। हाँ, मैं एक शादीशुदा औरत थी। मेरा पति भी सरकारी विभाग में नौकरी करते थे। लेकिन कोई मुझे इस तरह से नजरअंदाज करे यह मुझे बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। मैं भी कोई बदसूरत नहीं थी, बल्कि मेरी गिनती भी खूबसूरत में होती थी। मुझ में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। खूबसूरत के साथ साथ मैं अच्छा खासा पैसा भी कमा रही थी। लेकिन फिर भी हरी मेरी तरफ बिल्कुल भी उस अंदाज में नहीं देखता था जैसे कि मैं उसे दिखाना चाहती थी। मैं इतनी खूबसूरत थी कि कोई मुझे नजरअंदाज कर ही नहीं सकता था। फिर आखिर हरी के पास ऐसी कौन सी परी थी जिसको देखने के बाद वह किसी की तरफ भी देखना पसंद नहीं करता था। यह सोच मुझे अजीब सी उलझन में डाल देती थी। एक दिन मैं घर पर ही थी। मेरा पति ऑफिस जा चुका था। पता नहीं क्यों मुझे अपने पति पर अक्सर यही शक रहता था कि वह किसी से मिलने जाता है और उसके जीवन में कोई और ही औरत है, क्योंकि वो रात को भी अक्सर लेट से ही आते थे और सुबह होते ही चले जाते थे। मैं इस बात से बड़ी परेशान होती थी, क्योंकि मेरा पति पहले पहले मुझे बहुत ही मोहब्बत करता था। लेकिन फिर उसका रवैया मेरे साथ बदलने लगा था। इसलिए आज मैं पहले ऑफिस नहीं गई, बल्कि मैंने यह सोच रखा था कि आज मैं अपने पति का पीछा करूंगी और देखूंगी वह कहाँ जाता है और किससे मिलता है। फिर मेरे पति जा चुके थे और मैं भी उसका पीछा करने के लिए उसके पीछे पीछे जा रही थी। अचानक मुझे मेरे सर्वेंट क्वार्टर से किसी की रोने की आवाज सुनाई पड़ी। अब मैं अपनी सारी परेशानियों को भूलकर उस सर्वेंट क्वार्टर की तरफ दौड़ी कि देखो तो सही वहां पर क्या हो रहा है। और जैसे मैं वहां पर पहुंची, रोने की और लड़ाई झगड़े की आवाज आनी बंद हो गई। मुझे आश्चर्य हुआ और मैं एकदम से उस सर्वेंट क्वार्टर के कमरे के अंदर चली गई। तो अंदर जाते ही मैंने वहां पर देखा हरि अपनी पत्नी के साथ बैठकर हंस रहा था, उसके साथ मजाक कर रहा था। और फिर जैसे ही उन दोनों की नजरें मुझ पर पड़ी, वह दोनों खामोश हो गए और तुरंत ही खड़ा होकर कहने लगे, माफ कीजिएगा मैडम जी, हम दोनों आपस में खेल रहे थे, इसलिए आपको जोर जोर से हंसने और रोने की आवाज सुनाई दी होगी। आप हमें माफ कर दीजिए, अब आइंदा से ऐसा नहीं होगा। हरि ने यह बात अपनी पत्नी की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा था। मैं देख रही थी कि वह दोनों आंखों ही आंखों में कुछ इशारा कर रहे थे। और फिर मैंने देखा कि उन दोनों की सांसें भी फूल रही थी। मुझे समझ में आ गया था कि यहाँ पर कुछ और ही चल रहा था। पर मैं कुछ ना बोली और मैं वहां से निकल गई। लेकिन मुझे अब उन दोनों से जलन होने लगी, विशेष करके हरि की पत्नी से। क्योंकि हरि तो खूबसूरत था, परंतु उसकी पत्नी देखने में बहुत ही मामूली शक्ल सूरत की मालिक थी। वो लड़की बिल्कुल भी हरि के लायक नहीं थी। फिर भी हरि उसके साथ कितना खुश था। और एक मेरा पति था कि मैं इतनी खूबसूरत हूँ फिर भी वो न जाने कहाँ पर दूसरे के साथ ऐशा करता रहता था। और एक हरि था जो कि अपनी मामूली सी पत्नी के साथ बहुत ही हंसी खुशी के साथ जिंदगी गुजार रहा था। और अब मैंने सोच लिया था कि जिस तरह मेरा पति किसी दूसरी औरत के चक्कर में रहता है, मैं भी उसी तरह किसी भी कीमत पर हरि को अपना बनाकर रहूंगी। क्योंकि अगर वह एक मामूली सी औरत को इतना प्यार कर सकता है, तो फिर मैं तो इतनी खूबसूरत और पैसे वाली हूँ, वह मुझसे कितना प्यार करेगा। यह सब सोचकर मैं मन ही मन मुस्कुराने लगी थी। और अब मेरा पूरा ध्यान अपने पति की तरफ से हटकर हरि की तरफ चला गया था। मैंने सोच लिया था कि मैं हरि को अपना बनाकर ही रहूंगी और उसे अपने हुस्न के जाल में इस तरह से फंसाऊंगी वह सब कुछ भूलकर सिर्फ मेरा दीवाना बन जाएगा। आखिर मैं यह सब क्यों ना करूं। मेरा पति भी तो यह सब कर रहा था
और अब मैं भी अपने पति की बेवफाई का बदला लेकर रहूंगी। मैंने हरी से अब इस बारे में कोई बात तो नहीं की, लेकिन अब वह मेरे दिल और दिमाग में एकदम से जादू की तरह छाया हुआ था। आज जब मैं ऑफिस से घर आई, मैंने कुछ फल वगैरह खरीद लिए और सोची जाकर हरी के दे आऊंगी। इस तरह वह मेरी तरफ मुड़कर देखेगा तो सही, क्योंकि वह तो मेरी तरफ एक जरा भी नजर उठाकर नहीं देखता था। कभी कभी तो मुझे लगता था कि ना जाने ये किस जाति का मर्द है, इसके सामने इतनी खूबसूरत जवान औरत इतनी बन सवर कर रहती है, फिर भी ये नजर उठाकर नहीं देखता है। मैंने तो फल इस इरादे से खरीदा था कि शायद हरी को समझ में आ जाए उसकी मालकिन उस पर कितना मेहरबान है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। शाम को जब मैं उसके क्वार्टर में फल लेकर गई, हरी अपनी पत्नी की तरफ देखकर कहने लगा, जाओ जाकर मालकिन से फल ले लो। और वह दूर से ही मेरा धन्यवाद करने लगा। यह देखकर तो मेरे तन बदन में आग लग गई। मैं कुछ ना बोली और अपने घर चली आई। सुबह होते ही मैंने हरी की पत्नी कमली को अपने पास सेवा के लिए बुला लिया। यह वही हसीना थी जिस पर हरी फिदा था। कमली मुस्कुराकर मेरे पास आई और बोली, कहिए मैडम जी, क्या काम करना है? मैंने उसे अपने पास बुलाया और कहा, आओ थोड़ा देर मेरे पास बैठो। वह आकर मेरे पास बैठ गई। अब मैंने कमली से पूछा, कमली तुम एक बात बताओ, क्या तुम्हारा पति तुम्हें दुख देता है, रुलाता है? वह कहने लगी, नहीं नहीं मालकिन, यह तो कभी हो ही नहीं सकता कि मेरा पति मुझे कभी भी दुख दे या फिर मुझे रुलाए। वह तो मेरा दीवाना है, उसने मुझे कभी दुख नहीं दिया है। वह बस मुझे हंसाने की कोशिश करता रहता है, लेकिन कभी कभी मैं ही उसकी बात सुनकर उस पर गुस्सा करने लगती हूँ, क्योंकि वह हर समय मुझसे प्यार ही करना चाहता है। मैं कमली की बात सुनकर अंदर ही अंदर जलन महसूस कर रही थी। फिर मैंने बनावटी मुस्कान अपने ओठों पर लाकर कमली से फिर से कहा, ऐसा भी क्या है तुम में जो कि वह तुम पर इतना दिलो जान से मर मिटा है? वह हंसकर बोली, बस यही नहीं बता सकती मैडम जी, मुझ में कुछ तो है जिसकी वजह से हरी मेरा दीवाना है और मुझे दिलो जान से प्यार करता है। इस बार मैंने हैरत से और गौर से उसे देखा। काला रंग, साधारण सी आंखें, आखिर क्या है तुम में? इस बार मैंने उसे शरारत भरी अंदाज में पूछा। बस मैडम जी, मैं उनकी दिन रात सेवा करती हूँ, उसे खुश करने में कभी भी पीछे नहीं हटती हूँ। और वह भी जो भी मुझे कहता है मैं भी उसे अपना पत्नी धर्म समझकर करते रहती हूँ, कभी भी पीछे नहीं हटती हूँ। और हमारे धर्म ने ही तो हमें यही सिखाया है, अपने पति के दिल की सुकून बनो, पति को कभी भी किसी के सामने बीच बाजार नीलाम ना करो। और फिर मैं यही सब करती हूँ। और मैडम जी, हरे भी मेरा बहुत ही इज्जत करता है। और पता है मैडम जी, मैं अपने पति से हर वक्त इतना प्यार भरी बातें करते रहती हूँ, उसे कहीं और देखने का मौका ही नहीं मिलता है। कमली की बात सुनकर मैंने अपना सर पकड़ लिया। फिर मैंने उसे कहा, तुम सिर्फ बड़ी बड़ी बातें ही करती हो या फिर तुम पढ़ी लिखी भी हो? मैंने उसे यह बात नीचा दिखाने के लिए कही थी। फिर उसने कहा, मैडम जी, मैंने पढ़ाई तो नहीं की, परंतु पति धर्म कैसे निभाया जाता है इसके बारे में अच्छे से पढ़ाई की है। यह बात सुनकर मेरा तो जैसा दिल ही जल गया था। और अब मैंने भी मन ही मन में ठान लिया था कि मैं कमली का गुरूर तोड़कर ही रहूंगी। तो क्या तुम्हारा पति कभी किसी औरत की तरफ नहीं देखता है? मैंने दिल की संतुष्टि के लिए पूछा। नहीं मैडम जी, किसी और औरत की तरफ देखने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है, चाहे वह औरत कितनी भी खूबसूरत क्यों ना हो, उसने गुरूर से इतराते हुए कहा था। फिर मैंने अपने दिल ही दिल में कहा, मैं तुम्हारे इस क्रूर का इलाज कुछ ही महीने में कर दूंगी, क्योंकि मेरे दिल में अब आग लग चुकी थी। मैंने कहा, मैं तुम्हारी खुशियों को बर्बाद करके ही रहूंगी। पर मैं सब मन ही मन अपने आप को कह रही थी और बाहर में सिर्फ बनावटी मुस्कान बिखेर रही थी। फिर कमली अपने घर चले गई और मैं अपने दिन भर के कामों में बिजी हो गई। रात हुई और फिर अगले ही दिन मैंने गाड़ी निकाली और हरी से कहा, मेरे साथ बाहर चलो, मुझे जरूरी काम है। कुछ गरीब औरतों के लिए सिलाई की मशीन देनी है। असल में एक ग्रुप के साथ मैं काम कर रही थी जो गरीब विधवा औरतों को सिलाई मशीन पहुंचाती थी। वो कपड़े सिलाई करके देती थी और इस तरह से उनके घर का चूल्हा चौका चलता रहता था। मैंने हरी से कहा कि मैं सिलाई की भारी मशीन खुद नहीं उठा सकती हूँ। तकरीबन 3 मशीन थी जो मुझे अलग अलग घरों में देनी थी। तुम भी आ जाओगे तो मुझको भरोसा रहेगा, मर्द का साथ होना जरूरी है। हरी ने मेरी बात पर हाँ में सर हिलाया और फिर अपनी पत्नी को आंखों से इशारा करके वापस बाहर आकर गाड़ी में बैठ गया। गाड़ी में बैठते ही मैंने हरी से कहा, तुम तो बड़े ही कच्चे किस्म के मर्द निकले। मेरी बात सुनकर वह चौंक गया। मैं उसकी मर्दांगनी पर ठेस पहुंचाना चाहती थी। क्या मतलब है मैडम जी, मैं कच्चा किस्म का मर्द हूँ? आज तक मुझे किसी ने यह बात नहीं कही। कमली तो दीवानी है मेरी, वह हंसकर बोला। मैंने उससे कहा, कमली क्यों ना दीवानी हो तुम्हारी, वह तो काली कलुट्टी है और तुम गोरे चिट्टे हो, तुम पर तो कोई भी लड़की फिदा हो सकती है। मेरी बात सुनकर हरी गुस्से में आ गया और बोला,
ऐसी बात नहीं है, वह मुझे दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत लगती है और मैं तो उसके होते हुए किसी और की तरफ देखना भी पाप समझता हूँ। अच्छा, तो उसमें ऐसी क्या बात है जो तुम्हें वह बहुत ही पसंद है? मैडम जी, मैं अब अपनी पत्नी के बारे में कुछ भी ना बोलना चाहूंगा और ना ही सुनना चाहूंगा, क्योंकि मैं उससे बहुत ही प्यार करता हूँ और आपकी बहुत ही इज्जत करता हूँ। उसकी बात सुनकर मैं खामोश हो गई। फिर मैंने सोचा कि मैं अब इससे और कोई बात नहीं करूंगी। फिर मैं अपने कामों में लग गई और अब 3 घरों में मशीन पहुंचाने के बाद मैं काफी थक गई। तो मैंने हरी को कहा, तुमको तो ड्राइविंग आती नहीं है और मैं ड्राइविंग करते करते थक गई हूँ। मैं होटल में खाना खाना चाहती हूँ, तुम मेरे साथ चलो। बात सुनकर हरी ने साफ मना कर दिया और कहा, माफ करना मैडम जी, मैं कभी किसी औरत के साथ बाहर खाना नहीं खा सकता। मेरी पत्नी क्या सोचेगी? अरे, वह कौन सा तुम्हें देख रही है? मैंने उसकी हिम्मत बढ़ाई। मैडम जी, देख रही है या नहीं देख रही है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं अपनी पत्नी का वफादार हूँ और हमेशा ही रहूंगा। उसकी बात सुनकर तो मैंने अपना सर पकड़ लिया और कहा, तो मैं क्या अकेले खाना खाने जाऊंगी? तुम्हें इतनी भी शर्म नहीं? क्या तुम अपनी मालकिन को मर्दों से भरे होटल में अकेले खाना खाने भेजोगे? मैं उसकी गैरत को जगाना चाह रही थी और इस बार मेरा तीर बिल्कुल निशाने पे जाकर लगा और तभी वह जोश में आ गया और कहा, ठीक है मैडम जी, आप मेरे साथ चलो, मैं आपके साथ बैठकर खाना खा लूंगा। मैं इस बात पर मुस्कुरा दी। हमने होटल में साथ में बैठकर खाना खाया। वह कभी कभी मेरी तरफ एक नजर डाल देता था तो मैंने उसकी यह नजरें देखकर कहा, अरे, क्या तुम मेरी तरफ देखना भी गवारा नहीं करोगे? क्या मैं इतनी बुरी हूँ? मेरी बात सुनकर वह दूसरी तरफ चेहरा करके बोला, ऐसी बात नहीं है मैडम जी, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ इसलिए आपको नजर उठाकर नहीं देखता हूँ, लेकिन मुझे तो तुम्हारी एक नजर अपनी तरफ चाहिए। मैंने यह बात बड़ी ही खूबसूरत अंदाज में कहा, पर मेरी इस बात का भी उस पर कोई असर नहीं हुआ और वह बस चुपचाप खाना खाने लगा। तो अब मुझे खुद पर गुस्सा आने लगा। थोड़ी ही देर बाद हम खाना खाकर गाड़ी में जाकर बैठ गए। मैंने उसे देखा था, उसके चेहरे पर भी अजीब सी बेचैनी थी और वह सिर्फ एक ही बात कह रहा था, जल्दी घर चलिए मैडम जी, मुझे कमली की बहुत ही याद आ रही है। जैसे वह मुझे यह बताना चाह रहा था उसे मुझ में कोई दिलचस्पी नहीं है। और अब उसकी यह बात सुनकर मैं पूरे से मूड के साथ गाड़ी चलाने लगी और गाड़ी चलाते चलाते न जाने किन ख्यालों में खो गई थी। तभी हरी ने अचानक चौंक कर मेरी तरफ देखा। मुझे लगा कि यह उसकी वैसी ही नजरें हैं जैसे कि मैं उस पर डालती हूँ, पर उसकी नजरों में तो डर था। सामने आने वाली गाड़ी की वजह से वह मुझे इशारा कर रहा था कि मैं गाड़ी ध्यान से चलाऊं, मगर मुझसे मेरी गाड़ी संभल न सकी और फिर एक ट्रक के साथ जा टकराई। बस फिर क्या था, मुझे कुछ होश नहीं रहा। जब मेरी आंखें खोली तो मैं अपने कमरे में नहीं थी, बल्कि कोई और कमरे में थी। मैं सफेद पट्टियों में लिपटी हुई थी। मैंने आंखें खोलकर देखा तो आसपास कमरे में कोई भी नहीं था। मेरा दिल घबरा गया। मेरे मन में आया कि भगवान, कहीं मैं मर तो नहीं गई। लेकिन फिर मुझे लगा कि यह जरूर कोई अस्पताल है और मेरे शरीर पर सफेद कपड़ा नहीं बल्कि पट्टी है। यह सोचते हुए मुझे अच्छा सा महसूस हुआ। तभी एक नर्स कमरे में अंदर आ गई। मैंने पूछा, आप कौन है? बोली कि आपको अस्पताल में एडमिट किया गया है क्योंकि आप दोनों का एक्सीडेंट हो गया था। आप हस्बैंड वाइफ है क्या? उसने पूछा तो मैंने नहीं भी सर हिला दिया। नहीं, हस्बैंड वाइफ नहीं है, वह तो मेरा नौकर है। मेरी बात सुनकर उसने सुक्का सांस लिया और बोली, थैंक गॉड, मैं आपके हस्बैंड को फोन करके खबर कर देती हूँ। आप उनका नंबर मुझे बता दे। नर्स ने मुझे मेरे पति का नंबर लिया और फौरन ही जाकर मेरे पति को बुला दिया। मुझे अपने पति से ज्यादा इस बात की फिक्र थी कहीं हरी को कुछ हो ना गया हो। वह बेचारा तो मेरे साथ काम करने के लिए आया था। थोड़ी देर में मेरे पति भी आ गए। उन्होंने मुझे देखा और बहुत अफसोस करने लगे और बोले कि तुम आइंदा गाड़ी नहीं चलाओगी। मुझे तुम्हारी बहुत ही फिक्र हो रही थी। तुम्हारा नंबर भी लगातार बंद जा रहा था। शायद एक्सीडेंट के कारण मेरा फोन टूट गया था। खैर, मेरे पति ने काफी सारी बातें की और फिर मुझे घर ले जाने के लिए कहने लगे। तो मैंने कहा कि अभी मुझे मेरी तबीयत ठीक महसूस नहीं हो रही है, जब मैं सही हो जाऊंगी तो चलूंगी। वह हैरान रह गया और कहने लगा, तुम्हारी तबीयत तो बहुत ही ठीक है, बस नुकसान तो उस बेचारी का हुआ है जिसे तू अपने साथ लेकर गई थी। मैं उनके मुंह से हरी के बारे में सुनकर बेचैन हो गई। मैंने तुरंत पूछा, क्या हुआ उसे? उस बेचारे की तो एक टांग ही टूट गई है। वह एक टांग से अफाइज हो गया है। चेहरे पर भी काफी जख्म आया है क्योंकि उसने सीट बेल्ट नहीं पहनी हुई थी। लेकिन वह बेचारा अब तो किसी भी काम का नहीं रहा। ऊपर वाले जाने उसकी पत्नी भी उसके साथ अब रहेगी या नहीं। यह कहकर मेरे पति ने मुझे बिस्तर से उठाया। अपने पति के मुंह से यह सब सुनकर मेरा दिल धक धक कर रहा था। मेरी एक जिद की वजह से ना जाने वह मुझसे कौन सा गुनाह हो गया था। मेरा दिल कहने लगा कि मैं गुनहगार हूँ। एक हैंडसम खूबसूरत नौजवान मेरे कारण अपाहिज हो गया था और भी यह बात मुझे बहुत ही परेशान कर रही थी।
2 दिन और अस्पताल में रहने के बाद अब मैं जैसे ही घर पहुंची, मुझे सबसे ज्यादा फिक्र हरी की और उसकी पत्नी की हो रही थी, क्योंकि वह लोग हमारी जिम्मेदारी थे। और अगर अपाहिज होने के कारण अब अगर हरी के पास कोई नौकरी ना रहेगी तो वह क्या करेगा? मेरा पति तो मुफ्त लोगों को एक पैसा भी नहीं देता है। हरी को भी उसी ने रखा था। वह हमेशा काम बहुत ही ईमानदारी और सबके साथ कर लेता था, क्योंकि मेरे पति को गलती बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती थी। इसलिए उससे तो उम्मीद करना ही बेकार था। वो अब हरी की मदद भी करेगा। खैर, 1 सप्ताह के बाद अब हरी भी अपने घर पर आ चुका था और अब तो वह काफी ठीक हो चुका था। लेकिन मैं उससे मिलना चाहती थी, उससे बात करना चाहती थी। तकरीबन मुझे भी ठीक होने में 1 महीना लग गया, और जब मैं पूरी तरह से ठीक हो गई तो मेरा दिल फिर से हरी के लिए मचलने लगा। सोचा क्यों नहीं जाकर हरी का हालचाल पूछूं। खैर, मैं काफी ठीक हो चुकी थी और आराम से चल फिर सकती थी। फिर उसी दिन मैं हरी के कमरे में चली गई। मैंने देखा कि उसकी पत्नी कमली उसके पास बैठी थी। मैं उसे देखकर हैरान रह गई, क्योंकि वह पहले से भी ज्यादा अपने पति का ख्याल रखने लगी थी। उसे गर्मा गर्म सूप पिला रही थी, तो कभी उसका सर दबाती तो कभी उसका पांव दबाती। यह सब देखकर मेरी हैरत का कोई ठिकाना न रहा। मैंने तो आज तक अपने पति का सर दबाना तो दूर की बात, उसकी बात का सही तरीके से जवाब भी नहीं दिया था। फिर भी वो मुझसे बहुत ही मोहब्बत से बात करते थे। फिर मैं सोचने लगी, शायद अभी हरी और कमली की उम्र बहुत ही कम है, और दोनों की कुछ महीने पहले ही तो नई नई शादी हुई है। शायद इसलिए वो अपने पति के बारे में जज्बाती थी और इसलिए उसकी इतनी सेवा कर रही थी। अब हरी की नजर जैसे ही मुझ पर पड़ी, वह मुझे देखकर बोला, मुझसे ज्यादा तो कमली दुखी है, क्योंकि अब मुझसे सच्चा प्यार करती है। तब मैंने भी उसे शाप कह दिया, खाली पेट केवल प्यार से नहीं भरता है। अभी तुम्हें चाहिए कि तुम अपना अच्छे से इलाज कराओ। और हाँ, तुम मुझसे आइंदा तमीज से बात किया करो। इस बार हरी सर झुकाकर बोला, मैडम जी माफ कीजिएगा, अब आप जो कहेंगे मैं वही करूंगा। बस मैं किसी भी तरह से अपनी पत्नी के लिए बोझ नहीं बनना चाहता हूँ। फिर मैंने कहा, तुम्हें करना कुछ भी नहीं होगा। तुम तो जानते हो ना, मैं तुम्हें अपनी जिंदगी में लाना चाहती हूँ। अगर तुम यह सोचते हो कि तुम इसी तरह जिंदगी भर गुजारा कर लोगे, तो यह तुम्हारी गलत फहमी है। तुम्हारे साथ एक छोटा बच्चा भी है। तुम लोग कहाँ जाओगे? मैं तुम्हारे पाँव का इलाज तो करवा सकती हूँ, पर इसकी एक शर्त है। इस बार हरी ने मुझे सवालिया नजरों से देखा और कहा, क्या शर्त है मैडम जी? उसके बाद में मुझे गुस्सा आ गया और कहा, मुझे दोबारा मैडम जी मत कहना। और शर्त क्या है वह मैं तुम्हें अभी ही बता देती हूँ। यह कहकर मैंने उसके सामने एक कागज रख दिया और कहा, इस पर साइन करो। हरी ने डरते डरते उस पर साइन कर दिया। असल में उसमें लिखा था कि हरी मुझसे 6 महीने के बाद शादी करेगा। इसके बदले में मैं उसे बहुत सारे पैसे दिए हैं। हरी को नहीं पता था कि मैंने इस कागज पर क्या लिखा था और उससे सिग्नेचर क्यों करवाया है। खैर, बस हरी सिर्फ अपनी टांगों का इलाज करवाना चाहता था, और मैंने भी उसे पूरी तरह से दिलासा दे दिया था कि मैं तुम्हारा इलाज बहुत ही अच्छे और बड़े डॉक्टर से करवाऊंगी। तुम बिल्कुल भी किसी बात का फिक्र मत करना। मैं तुम्हारे लिए बेहतरीन से बेहतरीन डॉक्टर लेकर आऊंगी जो तुम्हारा देखभाल कर सके। मैंने हरी को पूरी तरह से शीशे में उतारने की कोशिश की, मगर उसने मेरी किसी भी बात का सही से जवाब नहीं दिया। खैर, इस वक्त वह बहुत ही मजबूर था, उसका बच्चा भी बीमार था और वह चाहता था किसी तरह वह अपने बच्चे का खर्च संभाल सके। यहाँ तक कि मैंने उसके इलाज के लिए बाकायदा पैसा भी देना शुरू कर दिया। हरी भी खामोशी से अपना इलाज करवाता रहा। मैं तो खुश थी कि 6 महीने के बाद उसका और उसकी पत्नी का तलाक हो जाएगा और हरी सिर्फ मेरा हो जाएगा। फिर मैं भी अपने पति को छोड़ दूंगी। मगर ऊपर वाले का धन्यवाद था कि बेवकूफी और मोहब्बत की पट्टी मेरी आंखों पर पूरी तरह से नहीं बंधी थी। 6 महीने के बाद जब हरी ठीक होकर मेरे सामने आया तो उसने एक ऐसी कड़वी बात कही, वह बात मेरे दिल में ही उतर गई। उसने जो बात मुझसे कही उसे मैं यहाँ पर लिख तो नहीं सकती हूँ, पर उसको शब्दों में बदल कर मैं आपको इसका मतलब बता सकती हूँ। उसने तो मुझे सीधे सीधे बाजारू औरत ही कह दिया। वह कहने लगा कि तुम जैसी औरत कभी अपना घर नहीं बसा सकती हो। तुम जैसी औरत कभी भी किसी के साथ खुश नहीं रख सकती हो। तुम इतनी खूबसूरत हो, लेकिन इस खूबसूरती का क्या फायदा जब तुम अपने पति की प्रेयसी ही न बन पाई? मेरी पत्नी की जैसी खूबसूरत तो इस दुनिया में कोई है ही नहीं। हरि की बात सुनकर मैंने कहा, मैं तुमसे चाहती क्या थी? मैं तो केवल तुमसे शादी करना चाहती थी। तुम्हें कभी किसी गलत चीज के लिए नहीं कहा। मैं मानती हूँ कि तुम खूबसूरत हो, लेकिन इसमें मेरा क्या कसूर है कि मेरा पति खूबसूरत नहीं है, आम शक्ल का है। मैं तुम्हें अपने पति को रूप में देखना चाहती थी, लेकिन तुमने तो मुझे बहुत ही गिरा हुआ समझ लिया। मुझे हरि की बात सच पूछो तो बहुत ही बुरी लगी थी। अगर मुझे उसके छोटे बच्चे और उसकी पत्नी का ख्याल ना होता, मैं अपने पति से कहकर उसकी वह हालत करवाती, वह सारी जिंदगी याद रखता। पर मुझे ऊपर वाले का भी डर था।
मैंने सोचा गलती तो मेरी ही थी, आखिर मैं ही तो उसे बाहर लेकर गई थी। तभी तो उसके साथ यह हादसा हुआ था और उसकी टांग टूट गया था। लेकिन यह भी तो सच है कि जो इंसान की तकदीर में लिखा होता है वही होता है। मुझे रह रहकर हरी की बात याद आती थी। मैं रात भर सुकून से सो भी नहीं पाई थी। हर वक्त मुझे उसकी कड़वी जहरीली बातें याद आती थी कि तुम एक बाजारू औरत हो और तुम कभी खुश नहीं रह सकती। तुम अपने पति को धोखा दे सकती हो तो मुझे क्यों नहीं? और मुझे उसकी यही बातें मुझे सोने नहीं देती है। आप लोगों के ख्याल से मेरे साथ जो हुआ क्या सच में सही है? मर्द जब अपनी मर्जी से औरत से शादी कर सकता है, फिर औरत क्यों नहीं अपनी मर्जी से मर्द के साथ शादी कर सकती है? जबकि मेरी शादी सिर्फ दौलत की खातिर की गई थी। मेरा पति लाख अच्छा सही, पर वह मुझे पसंद नहीं है। तो अगर औरत को अपना पति पसंद ना हो तो वह क्या करे? इसका कोई जवाब है आपके पास? कहानी अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।